Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. आज की इस वीडियो में हम जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक डिसफंक्शन को जो कि बच्चों में होता है उसको डिस्कस करेंगे। जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक डिसफंक्शन से मुराद ये होता है कि कोई भी डिसफंक्शन जो कि यूरिनरी ट्रैक के साथ एसोसिएटेड हो उसे हम बेसिकली जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। आज की हमारी इस यूनिट की जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हम बेसिकली अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे, कंजेनिटल रीनल एट्रोफी को डिस्कस करेंगे, बेटर सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे और इन फॉलोइंग अबव मेंशन जो जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट और उसकी जो ट्रीटिंग मोडेलिटीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़े कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट बेसिकली पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा इस तरह को जूम कर दिया, ओके। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में क्या हो रहा है। ये किडनी है दोनों, इनको जो सप्लाई मिलती है वो रीनल जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली रीनल वेन है। इसी तरह जो रेड कलर है इसे हम बेसिकली रीनल आर्टरी कहते हैं। इन दोनों से जो प्योर ऑफ किडनी को सप्लाई मिलती है। ईच किडनी जो है इसके ऊपर एक स्पेशल ग्लैंड होता है, स्पेशल ऑर्गन होते हैं और जिसे हम बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। खैर ये हमारा अगर हम इसको डिस्कस करने बैठ जाए तो एक नया टॉपिक बन जाएगा। अब इस किडनी के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं जिसको हम कोशिश करेंगे कि अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन कहलाते हैं वो। नेफ्रॉन जो है फिल्ट्रेटिव सेल होते हैं, उसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है। जब किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होकर हमारे ब्लड से, प्लाज्मा से जो वेस्ट मटेरियल होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जमा होता है तो इस वाले हिस्से को हम पेल्विस कहते हैं। इस पेल्विस के साथ यूरेटर अटैच होता है। ये यूरेटर ब्लड को यूरिन को कैरी करता है और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है स्टोर करता है और फिर वॉलंटरी कंट्रोल के ज़रिए इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को जो है रिमूव करते हैं। ये जो किडनी होती है बेसिकली ये डोर्सल पोजीशन ऑफ द बॉडी नियर टू वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर जो लीवर होता है इस वजह से राइट किडनी थोड़ी सी डाउनवर्ड पोजीशन में होती है और जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी अपवर्ड पोजीशन में होती है। इट वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अपर एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि इन्फेक्शन होता है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजिन, पैथोजिन की जब कॉलोनी बन जाती है, ठीक है, एनीवेयर अलोंग विथ यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी, तो दैट कंडीशन इज नाउन एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये कॉमन होता है, ठीक है, डायपर एज में, जो बेबी डायपर वगैरह पहनते हैं, ठीक है, स्पेशली इन्फेंसी हो गया और फिर दोबारा जो 2 to 6 ईयर्स के अंदर कॉमन होता है। स्पेशली आप याद रखिए बच्चों के अंदर उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, सो दैट्स वाई बच्चे जो आर मोर प्रोन टू गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज वेल एज ओल्डर एज के पीपल भी, उनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, सो दे आर आल्सो प्रोन टू गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। द कंडीशन जो ये गर्ल्स में थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि गर्ल्स के यूरिथ्रा और वेजाइना थोड़ा करीब होते हैं, तो यूरिथ्रा से जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, और अगर हम ज़्यादा यूरिनेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे ब्लैडर से, हमारे यूरिटर से और किडनी से रिमूव हो जाएंगे। तो वो जो बेसिकली फीमेल में इस वजह से कॉमन है कि उनमें यूरिथ्रा और वेजाइना आर क्लोज टुगेदर, दैट्स वाई जो पैथोजेंस होते हैं वो यूरिन से वेजाइना के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज वेल एज वेजाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया है लेकिन जो वेल नॉन बैक्टीरिया उसे हम एस्क्रिशिया कोलाई कहते हैं, दैट इज़ ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया से यूरिनरी ट्रैक्ट अपर एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपर ट्रैक का मतलब होता है किडनी और यूरिटर के अंदर और लोअर ट्रैक का मतलब होता है ब्लैडर और यूरिथ्रा के अंदर इन्फेक्शन। यूटीआई जो है बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से होती है और वो जो यूरिन खारिज होती है उसके अंदर भी वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इन्फेक्शन जो होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होता है, ठीक है, और इसके अलावा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है। कॉजेज़ की बात करें तो कॉमन ऑर्गेनिज्म जो पॉजिटिव है, मोस्ट कॉमन जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया। रूट ऑफ एंट्री बैक्टीरिया जो है असेंडिंग फ्रॉम एरिया आउटसाइड द यूरिथ्रा। अच्छा, बैक्टीरिया अगर हम पानी ज़्यादा नहीं पियेंगे तो हमारे यूरिथ्रा के ज़रिए बैक्टीरिया इंटर हो सकता है। इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है वो हमारे किडनी के अंदर रीनल सर्कुलेशन के ज़रिए इंटर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह पेरिनियल हाइजीन का मतलब ये होता है कि जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, प्राइवेट ऑर्गन्स है उसको हम ख़ास तौर पर जो है वॉश नहीं करते, उसका ख्याल नहीं करते। या इसके अलावा जो फीकल ऑर्गेनिज्म जो ये भी मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर कॉमन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे रेक्टम से यूरिथ्रा के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, दैट्स वाई,
ठीक है। फीमेल के अंदर यूरिथ्रा शॉर्ट होती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि यूरिथ्रा और वेजाइना आर क्लोज टुगेदर। मेल के अंदर तो पेनिस होते हैं और पेनिस के अंदर यूरिथ्रा होते हैं, सो दे कैन इजीली यूरिनेट। साइन एंड सिम्टम जो अनएक्सप्लेन फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, किडनी पेन भी होता है, यूरिन की फुल स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, फीडिंग बच्चों में बहुत पुअर हो जाती है, वोमिटिंग होती है और बच्चे जो होते हैं वो इरिटेबल हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि हम यूरिन स्पेसिमेन लेते हैं, ठीक है, यूरिन बैग के अंदर। इसके अलावा जो यूरिन होते हैं उस यूरिन को ड्रेन करने के बाद जो है हम लेबोरेटरी पर भेजते हैं। क्लीन कैच यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन, कैथेटराइजेशन, ये इसके अलग अलग चीज़ें, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो यूरिन लेते हैं। यूरिन ब्लैडर के ज़रिए भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोसीजर होते हैं, यूरिन बैग अगर अटैच है तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो यूरिन कंटेनर में हम यूरिन दे देते हैं और वो लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में उसकी माइक्रोस्कोपिक होती है, उसकी प्रोटीन टेस्ट होते हैं, ग्लूकोज टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं, केमिकल टेस्ट कहते हैं, और इसके अलावा माइक्रोस्कोपी। इन तीन बुनियादों पर जो है यूरिन को एनालाइज करते हैं और इसमें देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि जो सुप्राप्यूबिक रीजन के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उसको एक निडल, जो स्टेराइल निडल उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और उस कंडीशन में जब बेसिकली जो यूरिथ्रा होते हैं वो ब्लॉक हो चुका होता है, ठीक है, या उसकी बच्चा पेशाब प्रोड्यूस नहीं करता किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। तो सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि उस ब्लैडर से निडल के ज़रिए जो यूरिन को खारिज किया जाता है और फिर उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करते हैं, किडनी, यूरिटर, ब्लैडर, स्पेशल अल्ट्रासाउंड का नाम है KUB। यूरिन कल्चर के लिए भी भेजते हैं। कल्चर का मतलब ये होता है कि उस यूरिन को फिर एक ख़ास इन्वायरमेंट में रखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब में, फिर उसकी कल्चर करते हैं। 3 दिन में आइडेंटिफाई हो जाता है कि बैक्टीरिया है कि नहीं, और उसके बाद उसके ऊपर एंटीबायोटिक रखते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, यूरिन स्पेसिमेन को लेना है बिफोर एंटीबायोटिक स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, और उसको CS के लिए भेजे, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए कि आया उसमें कोई बैक्टीरियल कल्चर है कि नहीं। ब्लड टेस्ट वगैरह करने, इनपुट आउटपुट चार्ट रखना है कि पेशेंट कितना इनपुट कर रहे हैं, कितना आउटपुट दे रहे, वाइटल साइन, ठीक है, स्पेशली बॉडी टेम्परेचर। एंटीबायोटिक्स जब आपने स्पेसिमेन ले लिए, यूरिन ले लिया, लेबोरेटरी भेज दिया, उसके बाद जो आपने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। 5 डे कोर्स होता है। एडवांस्ड एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी हम देंगे ताकि फीवर जो सबसाइड हो जाए, फीवर और पेन दोनों। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पेशेंट को बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन करे, ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना होने के चांसेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेंगे तो रिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन से बचा जा सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूरिन फ्लश आउट होगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सफाई होगी। अगर चाइल्ड जो है वोमिटिंग की मतलब अनएबल टू वोमिट और रिफ्यूज टू टेक दिस फ्लूइड, तो हमने फिर क्या करना है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है ओरल कुछ नहीं ले रहा है और उसके लिए वोमिट कर रहा है, तो फिर हमने उसके लिए IV मेडिकेशन देना है, IV फ्लूइड्स देना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अनदर कंडीशन जिसमें ग्लोमेरुलाई बेसिकली, इस फिगर को पहले हम देखते हैं तो आपको समझ में आ जाए होपफुली। ओके, दैट्स ऑल, यस। अब ये जो आपको कप शेप नज़र आ रहा है इसे हम बॉमिन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर कैपिलरीज होती है, ठीक है, एक चन्नी होती है जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। उसके अंदर जो एक फिल्ट्रेट लगा होता है जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये जो ब्लड होते हैं, इस ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उस फिल्ट्रेट के अंदर चला जाते हैं, फिर यहाँ से होता हुआ, ठीक है, ये जो आपको लाइट गोल्डन कलर नज़र आ रहा है, इसके अंदर वो पास होता है, ऊपर इसकी ब्लड कैपिलरीज होती है, और फिर जो उस यूरिन के अंदर कुछ भी काम की चीज़ें हो उस कैपिलरीज के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये यूरिन इस तरह जाते हुए ये कहलाते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ये कहलाते हैं असेंडिंग लिम्ब, और इसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आते हैं। इसके बाद जो ये कलेक्टिंग डक्ट आता है, यहाँ पर पेशाब कलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है पेशाब बेसिकली इस हिस्से में जिसे हम बेसिकली रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है, इससे फिर यूरिन जो यूरिथ्रा के ज़रिए ब्लडर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ओके, इसको अभी दोबारा मेन पोजीशन पर लेके जाएंगे। ओके, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो ग्लोमेरुलाई, जो ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो जो यूरिन था, ठीक है, उससे बेसिकली किडनी लीक हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन उस ग्लोमेरुलाई से जो है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन लीक हो जाते हैं, ठीक है, यूरिन के अंदर चला जाते हैं। क्योंकि इस हिस्से में मैंने आपको क्या बताया कि एक छन्नी होती है और उस छन्नी से प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, इससे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, सोडियम, वाटर। लेकिन जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो इसकी जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेटी होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। दैट्स वाई यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन चला जाता है जो कि नहीं जाना चाहिए था। दैट कंडीशन इज नाउन एज अ प्रोटीयूरिया, ठीक है। डायग्नोज होते हैं बच्चों में बिटवीन द एज 2 to 5, 2 से 5 साल बच्चों में ये डायग्नोज होते हैं। कॉजेज क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है कॉज बाय द इम्यून सिस्टम। सम टाइम ऐसा होता है
कि बेसिकली हमारे अपने इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो इस पार्ट को पहचानने में नाकाम हो जाते हैं। याद रखें हमारी बॉडी में जितने भी सेल है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसके ऊपर एक खास रिसेप्टर लगा होता है, एक खास सिग्नल लगा होता है, जिसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। हमारी इम्यून सेल जो होती है वो डेली गर्दिश करते हैं, जिस तरह पुलिस जो है पेट्रोल करती है इस तरह, और वो अपने पार्ट्स को पहचानते हैं थ्रू द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। लेकिन किसी भी वजह से, ठीक है, जब इस पार्ट को पहचानने में नाकाम हो जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। दैट कंडीशन इज़ नाउन एज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। ग्लोमेरुलर डिजीज़, ग्लोमेरुलर के अंदर कोई और डिजीज़ होगी। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकाई एक बैक्टीरिया होता है और राउंड शेप का होता है। कोकाई का मतलब होता है राउंड, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ राउंड बैक्टीरिया। ल्यूकीमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को, ठीक है, जिसमें WBC की मिकदार अनकंट्रोल हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सिफिलिस जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन ये छोटे बच्चों में नहीं होता, बड़े बच्चों में होता है। कंजेनाइटल नेफ्राइटिस, ठीक है, इसके अलावा एंड सिस्टमेटिक कास। कंजेनाइटल नेफ्राइटिस का मतलब ये होता है पैदाइशी तौर पर नेफ्रॉन के अंदर कोई गड़बड़ आ गई, ग्लोमेरुलर जो है उसकी फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो गई, ठीक है। ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, इस फिगर में देखें ये किडनी है, यूरिटर और ब्लैडर है। इस किडनी का ये शेप है, ये वाला इसे रीनल पेल्विस कहलाते हैं, ठीक है। ये वाला इससे जो होता है ये मेडुला होता है, ये इसे कॉर्टेक्स। इसके ऊपर जो है रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये रीनल आर्टरी, और ब्लू कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये रीनल वेंस है। ब्लड की सर्कुलेशन अलोंग विद ब्लड के साथ जो वेस्ट होते हैं वो किडनी की तरफ आते हैं और फिर जो है रीनल वेन के ज़रिए वापस शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको इससे नज़र आ रहा है ये रेफरॉन का पहला पार्ट है, ठीक है। ब्लड और वेस्ट यहाँ से आता है और यहाँ से जो वेस्ट होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के ज़रिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के ज़रिए अंदर की तरफ चले जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सोडियम वगैरह जो काम की चीज़ें वो दोबारा यहाँ से चले जाते हैं। यानी रेड से आए थे और ब्लू से वापस चले गए, ठीक है। उस इनसाइड ये वाला फंक्शन है। अब जब ये हिस्सा ख़राब हो जाए, ठीक है, तो इसी से वजह से क्या होता है, आपको इस फिगर में देखें वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन भी जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर है, ठीक है, ये प्रोटीन है। यहाँ पर आप देखिए इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन जो है यूरिन के साथ ही शिफ्ट हो रहा है। दैट कंडीशन जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है भाई, सिंपल सी बात है, किसी भी वजह से ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो वो इम्परमिएबल हो गया, लार्ज प्रोटीन बिकम परमिएबल, लार्ज प्रोटीन जो है तेज़ी के साथ बाहर जाएंगे, प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन्स जो है वो मेम्ब्रेन से लीक हो जाते हैं और यूरिन के अंदर जो है लॉस हो जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और यूरिन के अंदर जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। दैट कंडीशन इज नाउन एज अ प्रोटीयूरिया। लास्ट टाइम मैंने बताया था। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विच होल्ड वाटर इन वास्कुलर कंपार्टमेंट इज रिड्यूस। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इस ये मैं भी आपको समझाऊंगा कि कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल, ये भी समझाऊंगा, कॉजिंग जनरलाइज्ड एडिमा। ओके, नेक्स्ट। अब आपको ये दिख सकता है इस फिगर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस फिगर में ये बच्चा है, इस बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, ठीक है, टांगे भी सूज चुकी है। इस फिगर में आप देखें इसकी जो है आइस के ऊपर जो टिश्यूज़ है वो स्वेल हो चुकी। कोशिश क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी के जो टिश्यू लेवल होता है उसको आर्टरी ब्लड लेके आती है। आर्टरी के अंदर जो है 55% प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और फिर कैपिलरीज के ज़रिए हमारे टिश्यूज़ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये टिश्यूज़ के अराउंड 20 लीटर जब ये शिफ्ट हो जाती है टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ को वाटर भी मिल जाता है, ग्लूकोज भी मिल जाते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन सिग्नल वगैरह। लेकिन फिर उसको वापस भी रीड्रेन करना है, यानी उसको ड्रेन करना है, दोबारा उसको खींचना है। उस खींचने के लिए जो हमारी कैपिलरीज होती है उस कैपिलरी से बेसिकली स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, वो सारे प्रोटीन है, ठीक है। वो स्किप नहीं होती। स्किप क्यों नहीं होती, क्योंकि कैपिलरीज के वाल जो है वो स्मॉलर है, प्रोटीन जो है वो लार्जर है। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये वाला कंडीशन पैदा हो गया कि अब प्रोटीन ही नहीं है ब्लड में, ठीक है, अब ब्लड में टोटल प्रोटीन ही नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन है ही नहीं, तो वो प्लाज्मा दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होगा। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसको दोबारा ड्रेन करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोटीन की वजह से लॉस हो गई है। दैट्स वाई इसकी वजह से जनरलाइज एडीमा होगा। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फिगर ड्रॉ करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, अदरवाइज मैं इसको ड्रॉ भी करता, ठीक है। एडीमा इनिशियली नोटेड इन पेरी ऑर्बिटल एरिया। एडीमा पेरी ऑर्बिटल एरिया आपको नजर आ रहा है, आइस के एरिया, ठीक है। स्क्रूटल एडिमा स्क्रूटम के अंदर हो सकता है, ठीक है। वेट जो है बढ़ सकता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटीयूरिया हो जाएगा, फटीज होगी, इरिटेबल और डिप्रेशन होगी, सीवियर रिकरेंट इन्फेक्शन, एनोरेक्सिया, वेस्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल, ये सारे के सारे इन्फेक्शंस, सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है ये एसोसिएटेड है।
डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन में प्रोटीन अगर आ गए तो इसका मतलब ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो कन्फर्म है। प्रोटीन में 3+ या 4+ डिपस्टिक का मतलब ये होता है कि बेसिकली डिपस्टिक जो है ये एक टेस्ट आते हैं, एक इस तरह का वेट शेप है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरह का एक शेप होता है डिपस्टिक, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह के अलग अलग जो है सेगमेंट बने होते हैं, ठीक है, और उस पर अलग अलग कलर होते हैं। उसमें देखते हैं रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। उसको यूरिन के अंदर पुट करते हैं और 2 मिनट के बाद निकालते हैं और फिर उसको रखते हैं। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि प्रोटीन कितना है। अगर प्रोटीन उसका एक चार्ट आता है, उस चार्ट के साथ जो है मेजर करते हैं। उसमें देखते हैं कि कितना है, 1+ है, 2+ है, 3+ है। यूरिन भी देखते हैं, ग्लूकोज भी देखते हैं, एपिथेलियल सेल भी देखते हैं, रेड ब्लड सेल भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें, इस टेस्ट का नाम होता है केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन। फिजिकल एनालिसिस उसको देखते हैं ज़ाहिरी तौर पर रखे कि यूरिन का कलर क्या है, क्लाउडी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड है। सम टाइम ये होता है कि हेमाचूरिया भी आते हैं उस यूरिन के अंदर, ठीक है, ब्लड भी उसमें शामिल होते हैं। फुल ब्लड काउंट देखते हैं, टोटल सीरम प्रोटीन लो होता है, ठीक है, सीरम और एल्बुमिन जो होते हैं वो भी लो होते हैं, दोनों प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो इसकी लेवल बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल तेज़ी के साथ टूटते हैं। ब्लड प्रेशर जो है ऑफन नॉर्मल बट 25% हाइपरटेंशन है, 25% ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज हो जाते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है, कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर एल्बुमिनूरिया मतलब एल्बुमिनूरिया का मतलब एल्बुमिन यूरिन में जा रहे इज सीवियर देन यूनिलेटरल नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी मतलब ये है अगर एल्बुमिनूरिया बहुत ज़्यादा है, एल्बुमिन यूरिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो यूनिलेटरल नेफ्रेक्टमी मतलब यूनिलेटरल का मतलब एक ही मतलब वो जो अफेक्टेड नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन का जो है एक साइड से उसको काटा जाएगा, ठीक है। रीनल ट्रांसप्लांट इज डन इन सीवियर केसेस, अगर सीवियर केसेस हो गए तो रीनल ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, इनफ्लूड आउटपुट दोनों को मेजर करना है, वेट को मेजर करना है, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस मतलब पेट के अंदर कितना उसका साइज बढ़ रहा है, चेस्ट एक्सरे करना है, इको करना है, यूरिन डिपस्टिक जो मैंने आपको बताया उसको डेली मेजर करना है प्रोटीन के लिए, ठीक है। इसके अलावा BP वगैरह, वेट, एब्डोमिनल वगैरह 3 चीज़ों को मॉनिटर करना है। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक टू रिड्यूस इन्फेक्शन, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। स्टेरॉयड थेरेपी देना है जैसे कि प्रेडनोसिलोन वगैरह, ताकि 2 mg/kg पर डे के हिसाब से 2 से 3 डोज। इसके नतीजे में क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वही कंजेनिटल रीनल एट्रोफी। कंजेनिटल रीनल एट्रोफी जो है इसका मतलब ये होता है कि पैदाइशी तौर पर जो रीनल सेल्स होते हैं, जो किडनी के सेल होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है उसमें ठीक है, मतलब स्मॉलर हो जाती है, छोटी हो जाती है नॉर्मल शेप से। दिस कैन बी हैपन फॉर 2 बेसिक रीजन, 2 इसकी वजह हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द पार्ट ऑफ द किडनी डज नॉट डेवलप फ्रॉम बर्थ, पहला ये कि पैदाइशी तौर पर डेवलप नहीं होता, जिसे हम कंजेनिटल प्रॉब्लम कहते हैं, मेकिंग अ स्मॉल किडनी, जिसकी वजह से किडनी स्मॉल होती है, ठीक है। ओके, इसमें तो सेकंड पार्ट मेंशन ही नहीं किया गया, ठीक है। सेकंड पार्ट जो ऑटो इम्यून की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एक ही कॉज इसकी है कि पैदाइशी तौर पर जो है डेवलप नहीं हो पाती। ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के लेक्चर है, दैट्स वाई। कॉजेस क्या है, इडियोपैथिक होते हैं, ठीक है। ये मेरे अपने बनाए हुए लेक्चर नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी के लेक्चर है, दैट्स वाई स्टूडेंट की डिमांड होती है कि इन लेक्चर के ऊपर इन प्रेजेंटेशन के ऊपर लेक्चर अपलोड की जाए। इडियोपैथिक का मतलब जो ये अननोन, इसके रीज़न नहीं है। इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरक्लोसिस, इडियोपैथिक उस केसेस में जब हम बताया जाता है कि भाई दिस डिजीज है मल्टीपल कॉसेस, लेकिन फिर वो इडियोपैथिक हो जाती है। इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस ये भी हो सकता है। ओके, सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसके भी किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है। नेयरिंग ऑफ द रीनल आर्टरी जब नेरो हो जाती है तो किडनी को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलती, दैट्स वाई किडनी साइज जो है श्रिंक हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कोई भी रुकावट हो गई, सिकल सेल डिजीज से भी हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम क्या है, सम टाइम पेन वाइल पासिंग द यूरिन इन द एब्डोमेन, बेली और फ्लैंक, सैड एंड बैक, सैड बैक और पेट में दर्द होता है यूरिन पास करते हुए। सम टाइम जो है ब्लड में मतलब यूरिन में ब्लड भी आता है। फीलिंग टायर्ड, पेशेंट बिल्कुल टायर्ड महसूस करता है। एपेटाइट लॉस हो जाती है, भूख का नहीं लगता, ठीक है। और स्किन जो है वो इची हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट, जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, टांगे और दोनों हाथ, उनके अंदर स्वेलिंग आती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास अल्ट्रासाउंड आते हैं और इसके अलावा CT स्कैन आते हैं और इसके अलावा MRI, ये इसके ज़रिए भी डायग्नोस हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है,
वाइटल साइन को ऑब्जर्व करना है, इनपुट आउटपुट को ऑब्जर्व करना है, पेशेंट की वेट को मॉनिटर करना है, और पेरिफेरल एडीमा हमने देखना होता है कि पेशेंट के अंदर कोई पेरिफेरल एडीमा तो नहीं हुआ है। मॉनिटर और मैनेजिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो गया तो उसको मैनेज करना है, ठीक है। न्यूट्रिशन को भी ऑप्टिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के हिसाब से न्यूट्रिशन करना है पेशेंट को। नर्स आल्सो वर्क टू सपोर्ट द पेशेंट इमोशनल वेलबींग, इमोशनली पेशेंट को हमने क्या करना है, सपोर्ट करना है, उसे काउंसलिंग करनी है, उसको एजुकेशन देना है सेल्फ केयर के हवाले से, प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर किडनी डैमेज, ठीक है। हाइजीन का ख्याल रखना है, तो हमने हाइजीन के बारे में भी बताना है एज ए नर्स। बेटर सिंड्रोम जो 1962 में फ्रेडरिक बार्टर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। बेटर सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, उसके अंदर जो है यानी उसकी जो फंक्शन होती है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है। इस फिगर में हम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा होपफुली। ओके, ये जो है ये नेफ्रॉन है, ठीक है, यहाँ से इंटर होते हैं, यहाँ से आउट होते हैं ब्लड अलॉन्ग विथ वेस्ट, और फिर वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ये हिस्सा जो कहलाता है ये कॉइल, इसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। ये फिर नीचे जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ऊपर जब जाते हैं इसे हम एसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। अब इसमें चूंकि क्या बताया गया है कि बेर्टर सिंड्रोम जो है एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले जो है इसमें डिफेक्ट आता है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये थिन है, ये वाला थिक है, यहाँ से फिर थिन डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से फिर थिन एसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग मतलब ऊपर जाना, दोबारा अपनी रिटर्न पोजीशन पे आना। ये वाली से जो होता है ये थिक होता है। थिक एसेंडिंग लिम्ब्स जो ये इम्पेयर हो जाता है, और इम्पेयर होने की वजह से जो प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है किडनी का वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इम्पेयर किडनी एबिलिटी टू रीअब्सॉर्ब साल्ट एंड कॉसेज इम्बैलेंस इन वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड क्लोराइड। ये यूरिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं क्योंकि जो थिक एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले होता है वो इम्पेयर हो जाते हैं। जिस तरह हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिस्कस किया था, यही कंडीशन इसके साथ भी होता है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो याद रखें ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, जीन्स के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है तो इसकी जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। दैट कंडीशन इज नाउन एज अ बार्टर सिंड्रोम। कॉजेज क्या है, म्यूटेशन हो जाती है वन एक ख़ास जीन के अंदर, तब वो जीन क्या करता है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पोटाशियम लेवल जो है वो लो होगा, पीएच लेवल ज़्यादा होगा और लो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। 24 to 30 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन विथ एक्सक्लूसिव एमनियोटिक फ्लूइड। अच्छा, इसको हम जो है ड्यूरिंग गेस्टेशन एज में भी देख सकते हैं, अबाउट 24 से लेकर 30 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम इस चीज़ को जो है यानी एमनियोसेंटिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें मदर के पेट से एमनियोटिक फ्लूइड जो एमनियोन मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको रिमूव करके हम लेबोरेटरी के अंदर भेज देते हैं और फिर उसमें देख सकते हैं कि आया ये बार्टर डिजीज़ है कि नहीं, ठीक है। इन्फेंट के अंदर हाइपोकेलीमिया होते हैं, हाइपोनेट्रीमिया होते हैं, सोडियम लेवल कम होते हैं, पोटाशियम लेवल कम होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके साइन एंड सिम्टम थे। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, यूरिन में हाई पोटाशियम और क्लोराइड आएगा, रीनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे और अल्ट्रासाउंड मदर के भी करा सकते हैं ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट शुड एनकरेज टू इंक्लूड लिबरल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम देयर डाइट। अगर देखिए यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव हो रहा है तो फिर हमने इनपुट भी बढ़ाना है, पोटाशियम सप्लीमेंट रिक्वायर होगी, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इसको हमने क्या करना है, मेंटेन रखना है ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना रहे। नर्सिंग इंटरवेंशन जो है हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करना है और पेन की मैनेजमेंट को देखना है, इनपुट आउटपुट चार्टिंग मेंटेन रखना है, वेट गेन और लॉस को मेंटेन रखना है, मतलब मॉनिटर करना है, और वाइटल साइन को हमने क्या करना है, एसेस करना है। सो थैंक यू वेरी मच, होपफुली कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।